हम ऐसा क्या करें एक महीने में कि हमारा स्कोर जो आज है, जो आज हमारे टेस्ट में आ रहा है, वो हमारा नीट में फाइनली इम्प्रूव हो जाए। लास्ट में अगर नहीं भी रिवाइज किया और सिर्फ फॉर्मूले भी रिवाइज कर लिए तो बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपके ऐसे ही बन जाएंगे पीवाईक्यू के। टेस्ट के तुरंत बाद आपको आंसर की से अपने आंसर चेक करके आपको एनालिसिस करना है और एनालिसिस में जो टॉपिक के क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं वो पर्टिकुलर टॉपिक उठा के बस पढ़ लेना। बहुत सारे बच्चे तैयारी तो अच्छी करते हैं लेकिन पेपर में जाके घबरा जाते हैं, या पेपर में जाके उन्होंने कोई ऐसी सीक्वेंस में गड़बड़ कर देते हैं, ओएमआर फिलिंग में गड़बड़ कर देते हैं, तो फिर तो हमें पढ़ने का भी फायदा नहीं है ना अगर आपने ओएमआर ही गलत भर दी। हेलो नीट एस्पिरेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो लेवल अभी है आज के दिन में जो है उसको आप लगभग एक महीने में कैसे ड्रास्टिकली अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि अब नीट को सिर्फ ऑलमोस्ट एक महीना बचा हुआ है। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आप लोग सब लोग डॉक्टर बनने के लिए टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक अच्छा मेडिकल कॉलेज लेने के लिए, एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेने के लिए आप सबको पता है कि हमें 650 एटलीस्ट स्कोर करना पड़ेगा, 650 के आसपास हमें स्कोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट में कितने मार्क्स चाहिए होंगे पहले वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि आपके पास 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। एक होता है फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री, एक होता है जूलॉजी बॉटनी, मैं यहाँ पे बायोलॉजी लिख रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग सबसे ज्यादा जो इग्नोर करते हो कि भाई ये तो हमें आता ही है, ये बायोलॉजी, ये तो आसान है, ये तो हम कर लेंगे। हाँ जी, आपको आसान बिल्कुल लगता है, आपके लिए आसान होगा भी, लेकिन आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना है कि ये हम बाद में कर लेंगे, ये तो हमें आता ही है, क्योंकि यही आपका स्कोर बढ़ाएगा। यही है जो आपका स्कोर एकदम ऊपर लेकर जाएगा। क्योंकि आप सोचो कि फिजिक्स में कितने क्वेश्चन आने हैं, 45 क्वेश्चंस। केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चन आने हैं, 45 क्वेश्चंस। और बायोलॉजी में कितने क्वेश्चन आने हैं, 90 क्वेश्चंस। और अगर आपको ये आसान लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आने वाले अब एक महीने में, ये कमिंग जो एक महीना है, नीट से पहले वाला जो एक महीना है, उसके अंदर आप ये बायोलॉजी के 90 में से 90 क्वेश्चंस अगर सही कर दो तो सोच के बताओ कितने नंबर बन गए, सीधा 360 नंबर तो ऐसे ही आ गए, है ना। तो 90 क्वेश्चंस के 90 क्वेश्चंस अगर मैं बोलूं कि अगर आपके मान लो एक्यूरेसी थोड़ी बहुत गड़बड़ा गई और मान लो आप ज्यादा से ज्यादा आप 3 से 4 क्वेश्चन अगर गलत कर दो, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा आपको गलत नहीं करने हैं। आपको बायोलॉजी इतने अच्छे से पढ़नी है कि आपका बायोलॉजी में एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फिर भी मैंने मार्जिन ले लिया कि 3 to 4 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, तो 360 मार्क्स का पेपर, 3 से 4, 4 क्वेश्चन भी अगर गलत हो गए तो यहाँ पर आपके 340 मार्क्स बन गए। ठीक है, फिर उसके बाद केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में भी आपके पास 4 से 5 क्वेश्चन गलत करने का स्कोप मान लिया मैंने है। तो अगर मैंने यहाँ पे 4 to 5 क्वेश्चन रॉन्ग कर लिए, या मैं 4 क्वेश्चन रॉन्ग मानूं, एक बार के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो फिर से आपके 20 नंबर यहाँ पे कम हो गए। 180 मार्क्स का केमिस्ट्री होता है तो आपके यहाँ पे 160 मार्क्स आ गए। तो 340 प्लस 160 कितने हो गए बेटा, ये हो गए आपके पास 500 मार्क्स, तो आपके यहाँ से आ गए। अब फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें अब कितने नंबर और चाहिए बताओ, हमें 150 नंबर चाहिए। तो 150 नंबर के लिए आप 30 मार्क्स यहाँ से, यानी 6 क्वेश्चन अगर आपने यहाँ पे रॉन्ग कर दिए तो आपके कितने मार्क्स आ गए, 150 मार्क्स आ गए। ठीक है, तो इससे आपका स्कोर जो है वो 650 बन गया। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया कि भाई इतने क्वेश्चन गलत करने के बाद ये हो सकता है। अब बात आती है कि हम ऐसा क्या करें एक महीने में कि हमारा स्कोर जो आज है, जो आज हमारे टेस्ट में आ रहा है, वो हमारा नीट में फाइनली इम्प्रूव हो जाए, और थोड़ा बहुत नहीं, ड्रास्टिकली इम्प्रूव हो जाए। तो उसके कुछ टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो डोंट डू एनीथिंग न्यू। आपको क्या करना है अब, आपको सबसे पहले तो अपना जो स्टडी मटेरियल है, वो जो आपने अटेम्प्ट किया है, पहले अटेम्प्ट कर रखा है पूरे साल में या पूरे 2 साल में, जितना भी टाइम आपने तैयारी की है, आपको वो इकट्ठे करके एक जगह रख लो।
और जो आपने छुआ भी नहीं है ना आज तक, जो आपने कभी प्लान किया होगा स्टार्ट करने से पहले कि हाँ ये इसके क्वेश्चंस हम करेंगे या ये मटेरियल हम लगाएंगे, उसको आप हटा दो, अब वो नहीं करना है। अब उसका टाइम नहीं बचा है, अब आपको कुछ भी नया नहीं उठाना है, सब पुरानी चीजें आपको वापस करनी है। आपने जब पहले उसको किया होगा तो डेफिनेटली आपने ऐसे जो हो गए होंगे, मान लो कुछ क्वेश्चन है तो कुछ क्वेश्चन पे आपने टिक मारा होगा कि हाँ ये तो हमारे हो गए, लेकिन फोर्थ क्वेश्चन हमारा अटक गया, तो कहीं ना कहीं उसको सर्कल किया होगा या कुछ क्वेश्चन मार्क डाला होगा कि भाई ये क्वेश्चन हमारा पहली बार में नहीं हुआ था, इसके लिए हमें डाउट लेना पड़ा था या हमें किसी की हेल्प लेनी पड़ी थी इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि अब टाइम कम बचा है तो हो सकता है आपके पास वो पूरा मटेरियल करने का टाइम ना हो। तो जो क्वेश्चन आपसे पहली बार में हो गए थे उनको अगर आप नहीं भी करोगे एक बार के लिए तो चलेगा, क्योंकि अगर आपके तब पहली बार में हो गए थे तो अब भी पहली बार में हो जाएंगे, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप वो सारे क्वेश्चंस कर सकते हो तो वेल एंड गुड, और अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है तो आप सिर्फ वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो जो आपकी पहली बार में स्मूथली नहीं बने थे, आपको कुछ नोट्स की हेल्प, किसी टीचर की हेल्प लेनी पड़ी थी। ठीक है, तो बस आपको वही करना है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, कुछ भी नया नहीं करना है, नई चीज उठानी ही नहीं है, जो पुरानी चीजें आप कर चुके हो उसी को आपको रिपीट करना है। ठीक है, तो पहला मंत्र, रिपीट what you have done already। ठीक है, फिर और क्या कर सकते हैं हम, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपको पता है कि बायोलॉजी की तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो सबकी इंपॉर्टेंट, पर सिंस हमने बोला कि बायोलॉजी में तो हमें सबसे ज्यादा स्कोर टारगेट करना है तो उसकी बायोलॉजी आपको करनी ही करनी है। और जब आपने एनसीईआरटी की थी पहले तैयारी करते वक्त, तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स हाईलाइटेड होते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं हम वो पॉइंट्स कि भाई ये हमें कुछ नई नई बात लग रही है, उसको आप हाईलाइटेड पॉइंट्स को आप पढ़ लीजिए। अगर आपको लगता है कि टाइम कम है, बिल्कुल टाइम कम है, वैसे पूरी एनसीईआरटी आप नहीं पढ़ पाओगे, तो जो भी आपने हाईलाइट किया था उन सबको आप एक बार रिवाइज कर लोगे। तो एनसीईआरटी से आपका मैक्सिमम पेपर वहीं से आने वाला है, तो रिवाइज हाईलाइटेड पॉइंट्स एटलीस्ट। ठीक है, मैक्सिमम पेपर आपका एनसीईआरटी से ही आएगा, तो इसको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसमें है, बायो में तो है ही है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया मैक्सिमम स्कोर हम बायो में टारगेट कर रहे हैं। क्लियर है, तो एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज आपने पहले भी किए होंगे, तैयारी करते वक्त हर कोई करता है, और अगर नहीं किए हैं तो दिस इज द हाई टाइम, इसमें आपको करने हैं अच्छे से पीवाईक्यू। ठीक है, तो आप एटलीस्ट कब के बाद, आप 2005 ऑनवर्ड्स आप पीवाईक्यूज अटेम्प्ट कीजिए। इससे आपको आइडिया लगेगा कि भाई कैसे तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। और आप देखना कि जब आप ये करोगे ना तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि काफी क्वेश्चंस तो बेटा बहुत आसान आते हैं। तो इससे कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा कि हाँ हम कर सकते हैं, हमसे होगा और होगा। पीवाईक्यूज आप जब देखोगे ना तो आप देखोगे कि भाई मैक्सिमम क्वेश्चंस आसान ही आते हैं, आपको आते होंगे, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो अगर आपने पूरा चैप्टर पूरा लास्ट में अगर नहीं भी रिवाइज किया और सिर्फ फॉर्मूले भी रिवाइज कर लिए तो बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपके ऐसे ही बन जाएंगे पीवाईक्यू के। तो पीवाईक्यू हो जाएंगे तो फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर हो गए तो अभी वाले क्वेश्चन जो आने वाला नीट है उसमें भी तो कुछ मिलते जुलते क्वेश्चन होंगे ना, तो उतने क्वेश्चन तो हमारे हो ही जाएंगे। ठीक है, तो पीवाईक्यूज आप जरूर कर लेना एक बार, सारे चैप्टर्स के, सारे सब्जेक्ट के। अब आता है मॉक टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट अब आपको टारगेट करना है कि आपको डेली देना है, डेली अटेम्प्ट अ पेपर। जहां पर भी आप पढ़ रहे हो वहां पे अगर पेपर हो रहा है बहुत अच्छी बात है, अगर वहां पे किसी दिन पेपर नहीं हो रहा है तो आप अपना कोई पेपर पुराना जो आप पहले कभी दे चुके हो वो उठा के कर लो। मतलब आपको बेसिकली 3 घंटे स्टॉप वॉच लगा के, 3 घंटे का टाइम लगा के आपको ये पेपर करने हैं।
ठीक है, आप कोई पुराना पेपर करो, आपके पास कोई और पेपर अवेलेबल है आप वो करो जो नीट पैटर्न का हो ऑफ कोर्स, वो आप 3 घंटे का टाइम लगा के करेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि हम घर पे बैठे हम लोग करने लग गए, अब जितना टाइम लग रहा है, नहीं, अब आपको 3 घंटे के अंदर ही वो पेपर करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसका एनालिसिस। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट होता है कि पूरा कैसे पढ़े, पूरा तो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, 1 महीने का टाइम बचा है, पूरा कैसे पढ़े। तो आप पेपर दो। ठीक है, पेपर दोगे तो लेट्स से उसमें आपने मैं अगर केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में आपने एक क्वेश्चन, आपका ये वाला गलत हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। ठीक है, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का आपका क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि अच्छा ये सीरीज मेरे को ठीक से याद नहीं है, कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये हमें ठीक से याद नहीं है। तो आप पूरा पढ़ने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला वो पूरा पोर्शन उठा के पढ़ लो। ठीक है, फिर आपने फिर एक पेपर दिया अगले दिन, अब आपका क्वेश्चन गलत हो गया लेट्स से फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक्स में, केमिकल काइनेटिक्स में। तो आपको याद आया कि अच्छा फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले मेरे दिमाग में नहीं था, इसलिए मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया। तो आप बस वो कॉपी उठाओ, अपने नोट्स उठाओ और बस वो फर्स्ट ऑर्डर रिवाइज कर लो। आप देखोगे अगर आप डेली पेपर दे रहे हो एक, और आप अगर डेली 4-4 क्वेश्चन भी गलत कर रहे हो, तो डेली आपके वो एक सब्जेक्ट में 4-4 5-5 कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो रहे हैं। ठीक है, और आप वो पूरा टॉपिक पढ़ोगे तो एक टॉपिक पे 10 कॉन्सेप्ट और होते हैं। आपने फर्स्ट ऑर्डर के लिए मान लो एक क्वेश्चन आया था, उसके लिए आपने पूरा फर्स्ट ऑर्डर पढ़ लिया, अब आपके वो फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड जो और 10 क्वेश्चन बनते हैं ना, वो सारे भी कवर हो गए। तो अगर आप ये डेली प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप देखना आपके सारा सिलेबस खुद ब खुद रिवाइज हो जाएगा। अगर आप ये सोचोगे कि भाई हम पहले पूरा रिवाइज कर ले, लास्ट के 15 दिन में हम डेली 2-2 पेपर करके रिवाइज कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आप नहीं कर पाओगे पूरा रिवाइज बिना टेस्ट पेपर के। तो आप आज से ही एक टाइम बांध लो, और वो टाइम कौन सा बांधोगे वो मैं अभी बताती हूँ आपको, कि आपको डेली ये पेपर देना ही देना है, कैसे भी करके, कुछ भी हो जाए। अब आपने अगर मस्ती कर ली ना पूरे साल, तो अब लास्ट के 1 महीने में एकदम सीरियस हो जाओ। आपको मैक्सिमम टाइम जितना आप दे सकते हो पढ़ाई को, आपने उतना देना है। ठीक है, आपको पेपर डेली देना है तो देना है, कुछ भी हो जाए। आपको लग रहा है कि भाई मेरे को ये टॉपिक रिवाइज करना है, ये चैप्टर रिवाइज करना है, उसके बाद करूंगा, ठीक है कर लेना, पर वो जो टाइम फिक्स किया है आपने टेस्ट का, वो आपको उस टाइम पे टेस्ट देना ही देना है। और टेस्ट के तुरंत बाद आपको आंसर की से अपने आंसर चेक करके आपको एनालिसिस करना है, और एनालिसिस में जो टॉपिक के क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं वो पर्टिकुलर टॉपिक उठा के बस पढ़ लेना, और एंड तक आपका पूरा सिलेबस खुद ब खुद रिवाइज हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो मॉक टेस्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अभी 1 महीने में आपको बहुत सारे, जितने आप दे सकते हो मॉक टेस्ट उतने आपको देने हैं, और एटलीस्ट मैंने बोला एक तो देना ही है डेली। ठीक है, फिर उसके बाद आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का जैसे मैंने बताया कि भाई अगर आपने फिक्स कर लिया टाइम, फिक्स योर टाइम टू गिव टेस्ट, और वो टाइम आप कौन सा फिक्स करोगे, जिस टाइम पे आपका नीट एग्जाम होने वाला है, और वो टाइम क्या है, 2 PM टू 5 PM। ये टाइम बच्चों जनरली ऐसा होता है कि जिसमें हमें बहुत नींद आती है। इस टाइम पे हमने दोपहर का खाना खाया होता है, उस टाइम पे हमने मस्त चावल वावल खाए होते हैं दोपहर को, और फिर हमें आती है नींद। अगर हम सोचते हैं कि एक झपकी लेते हैं तो 1 घंटा कहाँ चला जाता है हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता है। तो बस अब आपको, अगर आपने ये किया है ना पूरे साल की भाई हम 2 बजे अगर हम नैप लेते हैं, हम सोते हैं, तो आपको अब इस महीने ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। 2 से 5 में आप टेस्ट का टाइम फिक्स कर लो कि भाई जब भी मैं टेस्ट दूंगा ये 2 से 5 में देना ही देना है। ठीक है, तो जो भी मैंने आपको पिछला मॉक टेस्ट का बताया, उस मॉक टेस्ट का टाइम आपको फिक्स करना है 2 PM टू 5 PM, और 5 PM जैसी ही टेस्ट खत्म हो जाए, साथ के साथ आंसर की से एनालिसिस करना है, और 6-6:30 बजे उठना है। ठीक है, और 2 बजे के टेस्ट के लिए मैं मान लेती हूँ उससे पहले आपने खाना वाना भी खाया, तो 1 से लेकर 6:30 बजे तक आपका टाइम मैंने ये बता दिया। अब सोचो आपने जब 1 से 6:30 के बीच में पूरा टेस्ट का एनालिसिस कर लिया, तो आपको ये खुद को पता चल गया कि भाई मेरे को कौन सा टॉपिक नहीं आता था, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब में पता चल गया। तो आप करो 6:30 बजे के बाद उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को रिवाइज करो, और कोई आपने अगर टारगेट बनाया कि ये चैप्टर आज मैं पढ़ूंगा, तो वो उस टाइम पे करो।
ठीक है, पर ये टाइम आप डेडिकेटली टेस्ट को ही दोगे डेली टिल योर नीट एग्जाम। नीट एग्जाम से 1-2 दिन पहले तक का छोड़ दो, क्योंकि उस दिन हमें रिलैक्स करना होता है, पर बाकी दिन हम ये टाइम टेस्ट को देंगे, आज से ये कसम खा लो, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। मैं बिल्कुल समझती हूँ आप लोग की बात कि भाई इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी आता है, क्योंकि आप लोगों ने इतनी मेहनत करी है पूरे साल या पूरे 2 साल, कि अब आपको लगता है कि भाई ये दिस इज द टाइम जिसमें हम अपने आप को प्रूव करना है, ये फीलिंग आती है, और फिर हमें ये भी डर लगता है कि क्या होगा अगर हम ये नहीं कर पाएंगे। तो आप मेरे को बताओ कि भाई ये सोचने से क्या क्लियर हो जाएगा क्या पेपर? क्या होगा अगर हम नहीं कर पाएंगे? अगर हम ये सोचेंगे तो इससे तो हम अपना टाइम ऑलरेडी किल कर रहे हैं। ये आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है। जो होगा देखा जाएगा, आप अपना तो 100% दो। जब तक आप अपना 100% नहीं दोगे तब तक आप एक्सपेक्ट कैसे करोगे कि भाई आप अचीव कर लोगे जो भी आपने सोचा है? तो आपको ये चिंता छोड़ देनी है, ये चिंता करना बाद में, एग्जाम के बाद कि क्या होगा। तब तक आपके अंदर हमेशा ये सेटिस्फैक्शन रहना चाहिए कि भाई मैंने अपना 100% दिया था, मेरे को जैसा बोला गया था मैंने वैसा किया था, अब देखते हैं क्या होगा, देखी जाएगी, कोई बात नहीं, है ना। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, तो सबके साथ यही बीत रहा है। तो अगर जिसने अपना टाइम खराब कर लिया ये सब सोचने में, तो वो वैसे ही पीछे हो गया, ठीक है। तो अब यही सोचना कि भाई स्ट्रेस सब ले रहे होंगे पर मुझे नहीं लेना, क्योंकि मैं अगर नहीं लूंगा तो फिर मैं ऐसे ही आगे बढ़ गया इतने सारे लोगों से, ठीक है। और स्ट्रेस मैनेज करने के लिए, जैसे अगर आपके दिमाग में मान लो फिर भी आ ही गया, आप परेशान हो गए, आपको लग रहा है 6:30 बजे के बाद आपके, मान लो किसी टेस्ट में आपने 1 से 6:30 टेस्ट दिया, मतलब 2 से 5 टेस्ट दिया, उसके बाद एनालिसिस किया तो आपको पता चल गया कि आपके नंबर कम आए हैं। अब हमारे दिमाग में हो गई टेंशन कि अब तो टाइम तो कम ही बचा है, नंबर अभी भी इतने ही आ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, टेक अ डीप रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ, और जाके आधा घंटा वॉक करके आ जाओ। डू नॉट यूज सोशल मीडिया। ना तो आपको किसी अपने दोस्त से बात करनी है कि भाई चलो ठीक है आधा घंटा फोन पे बात कर लेते हैं अपने किसी दोस्त से, अरे दोस्त तो वैसे ही और अपना स्ट्रेस और दे देगा, क्योंकि उसके भी नंबर कम आए होंगे, वो अपना स्ट्रेस आपके ऊपर और लाद देगा। तो आपको किसी से बात नहीं करनी है, आपको बात करने का मन कर रहा है तो अपने फैमिली मेंबर से करो, ठीक है। फैमिली मेंबर से करो, उनके साथ बाहर थोड़ी देर आधा घंटा वॉक पे होकर आ जाओ, ठीक है। उससे आपका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। तो अपना आपने 6:30 बजे तक आपने कहा, मैंने बताया एनालिसिस के बाद आप चाहे आधा घंटा उसके बाद वॉक करके आ जाओ, ठीक है। उसके बाद आके पढ़ो कि भाई कोई बात नहीं, गलत हो गए तो हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको रिपेयर करना है बस। जो गलत कर दिया इस टॉपिक को रिपेयर कर लेंगे ना, तो ये क्वेश्चन हमारा आगे गलत नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब हमने सारी तैयारी कर ली, सारे टेस्ट पेपर दे दिए, बहुत सारे टेस्ट पेपर 2 से 5 में दे लिए, उसका एनालिसिस भी कर लिया, और सारे अब आपने पेपर से पहले आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं या आपके पास कोई फॉर्मूला शीट है, आपने सब कुछ रिवाइज कर लिया। अब हमें पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे तैयारी तो अच्छी करते हैं लेकिन पेपर में जाके घबरा जाते हैं, या पेपर में जाके उन्होंने कोई ऐसी सीक्वेंस में गड़बड़ कर देते हैं, ओएमआर फिलिंग में गड़बड़ कर देते हैं, तो फिर तो हमें पढ़ने का भी फायदा नहीं है ना, अगर आपने ओएमआर ही गलत भर दी। तो कुछ छोटे छोटे टिप्स उसके भी हैं कि सबसे पहले तो ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट एंड टाइम एलोकेशन फॉर ईच सब्जेक्ट। देखो वैसे तो जो ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट है ये हर बच्चे का अलग अलग हो सकता है, ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है कि कोई फिक्स्ड ही होता है, बट अकॉर्डिंग टू मी सबसे पहले हमें अटेम्प्ट करनी चाहिए बायोलॉजी, क्योंकि ये हमें कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा आती भी होती है, ठीक है। और इसके क्वेश्चंस का नंबर भी ज्यादा है, 90 क्वेश्चंस हैं, जल्दी हो जाते हैं, थ्योरेटिकल होते हैं, ठीक है। अब आपने बायोलॉजी आपने सारी अटेम्प्ट करी, आपने 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और आपको लगभग सारे क्वेश्चन आते थे, आते होंगे, बायोलॉजी हर बच्चे को फिजिक्स केमिस्ट्री से ज्यादा ही आती होती है, ठीक है। तो 90 क्वेश्चंस आप लोगों ने अटेम्प्ट किए। अब आप क्या करो, ये अटेम्प्ट करते ही ओएमआर भर लो, ठीक है। और कितनी देर में करनी है आपको ये 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट? क्या लगता है? आपके पास 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो पेपर का टाइम है 3 घंटे। तो अब ऐसे आइडियली देखें तो फिजिक्स 1 घंटा, केमिस्ट्री 1 घंटा, बायोलॉजी 1 घंटा। लेकिन अगर आपको बायोलॉजी आपने अच्छे से पढ़कर गए हो तो एक अच्छा बच्चा 40 मिनट्स में उसको अटेम्प्ट कर लेता है, 40 मिनट्स में उसको अटेम्प्ट कर लेता है जनरली, मतलब 40 से 45 मान लो आपको, मतलब बायो जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट करनी है। इससे क्या होगा कि जैसे ही आपने 40 मिनट्स में अटेम्प्ट करी, आप साथ में 5 मिनट लगा के
OMR फिल कर लो, OMR फिल कर लो। अब सोच के देखो, इमेजिन करो आप एग्जाम हॉल में हो, ठीक है, आपने घड़ी पहनी हुई है, मतलब घड़ी पहनी, घड़ी तो अलाउड नहीं होती है ना, तो आपके पास सामने दीवार पे घड़ी लगी है, आपने टाइम देखा या टाइम पूछ लिया इन्विजिलेटर से लेट्स से, तो अभी 45 मिनट्स कंप्लीट हुए हैं, आपने पूरी बायोलॉजी अटेम्प्ट कर ली है, 90 क्वेश्चंस ओएमआर में भर लिए हैं, और ओएमआर में टोटल क्वेश्चंस कितने फिल करने हैं बेटा, 180, 180 में से 90 आप भर चुके हो, टाइम अभी सिर्फ 45 मिनट्स हुआ है, आधा आधा टाइम भी अभी खत्म नहीं हुआ है। तो आप सोचो कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। ये ओएमआर भरी भरी लग रही है, इसके अंदर बबल्स भरे हुए हैं, 90 क्वेश्चंस भरे हुए हैं, तो ओएमआर आपको अच्छी खासी भरी भरी लगेगी। तो वहां से हमारा कॉन्फिडेंस क्या है, पेपर में बूस्ट अप हो जाता है कि चलो अभी बहुत सारा टाइम बचा है, आधा पेपर हम कर चुके हैं, अब बचे हुए आधे पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस वहां पर रहना बहुत जरूरी है, जो आपको बायोलॉजी दिलाएगा। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से आप लोग को बायोलॉजी अटेम्प्ट करनी चाहिए। लेकिन हाँ, ये मैंने बोला ये वेरी करता है, अगर आपके लिए कोई और तरीका काम करता है और उससे आपके अच्छे नंबर आते हैं तो दैट इज अप टू यू। मैं आपको एक जनरल स्ट्रैटेजी बता रही हूँ कि जो मैक्सिमम लोगों के लिए काम करती है। ठीक है, फिर उसके बाद बायोलॉजी के बाद आप अटेम्प्ट करो केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में 3 पोर्शंस होते हैं, पीसी, ओसी, आईओसी, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में ना जनरली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जिसमें हमें टाइम नहीं लगता अटेम्प्ट करने में। अगर हमें ये आते हैं तो फटाफट कर देंगे, नहीं आते तो फटाफट छोड़ भी देंगे। अगर आपको इसमें से 2 क्वेश्चन नहीं आते तो आप वो 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं करोगे, मतलब आप टाइम भी नहीं खराब करोगे उसके अंदर, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन, कई बार ऐसा कोई कैलकुलेटिव क्वेश्चन है मान लो फिजिक्स का, उसमें हमें क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने के बाद समझ में आता है कि अरे तो आंसर ही नहीं आ रहा, है ना, तो उसमें टाइम भी खराब हो गया और आंसर भी नहीं आया। जबकि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में ऐसा नहीं होता है, मोस्टली हम लोग सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो थ्योरेटिकल होता है, अगर हमें आता है तो भी हम फटाफट टिक कर देंगे, नहीं आता तो फटाफट छोड़ भी देंगे, मतलब हम उसमें टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, तो फटाफट ओसी आईओसी के क्वेश्चन हो जाते हैं। पीसी थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो सोचो ना पूरी केमिस्ट्री में सिर्फ 1/3 पोर्शन ही तो है टाइम टेकिंग, तो अगर आप देखोगे ना, ये इसको आपको 1 घंटा नहीं लगाना है, आपको कोशिश करना है कि ये 50 मिनट्स में कंप्लीट हो जाए। 50 मिनट में आप केमिस्ट्री कंप्लीट कर लो, और केमिस्ट्री भी आपकी अच्छी खासी हो जाएगी, ट्रस्ट मी। बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो आप देखते ही टिक कर दोगे, बहुत इजी क्वेश्चंस भी आते हैं कई बार। ठीक है, तो 50 मिनट्स में आपकी केमिस्ट्री खत्म हो गई। फिर आप आए तीसरा फिजिक्स पे। अब सोचो जरा, फिर से इमेजिन करो, आपने 1-1 घंटा था तीनों का, आइडियली आपने 15 मिनट बचाए बायो से, 10 मिनट बचाए केमिस्ट्री से। ठीक है, कितने मिनट बच गए, 25 मिनट। और फिजिक्स को 1 घंटा ऑलरेडी था, वो आपने दे ही रखा था, यहां से आपने थोड़ा थोड़ा करके 20 से 25 मिनट यहां बचा लिए। अब आप सोचो, आपके पास ऑलमोस्ट हाफ टाइम बचा है, हाफ से थोड़ा सा कम बचा है, और आपको केवल फिजिक्स अटेम्प्ट करनी है, और बाकी पेपर आप कर चुके हो। तो उस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड फील होगा कि हाँ अब हमारे पास बहुत टाइम है, अपन आराम से फिजिक्स करते हैं। अब तो फिजिक्स में आपको जो क्वेश्चंस आते होंगे वो आप बहुत आसानी से फिर कर लोगे, क्योंकि बहुत बार तो पेपर में हड़बड़ाहट में हम क्वेश्चंस को गलत करते हैं कि टाइम कम बचा है, हमने केमिस्ट्री और बायो में ही इतना टाइम लगा दिया है कि फिजिक्स में अब आधा घंटा बचा है। अब आधे घंटे के अंदर जब हम करने लगते हैं तो फिर हमें जो क्वेश्चन आते होते हैं ना वो भी हम गलत कर देते हैं जल्दी जल्दी में। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि बायोलॉजी अगर आप बोलते हो आपकी अच्छी है, तो अच्छी तभी है जब आप उसको कम टाइम में खत्म कर पाओ। अगर आप बायोलॉजी के लिए ही 1-1.5 घंटा लगा दे रहे हो तो इसका मतलब आपकी बायो अच्छी नहीं है। तो इसलिए अब आने वाले टाइम में जो आपके पास बचा है प्रिपरेशन का, इसमें अपनी बायोलॉजी को बहुत ज्यादा आपको स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि उसी से आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स भी डिसाइड होगी। क्लियर है बात? ठीक है, तो फिजिक्स के लिए आपके पास ऑलमोस्ट 1 आवर 20 मिनट लेफ्ट, ऐसा मैं बोल देती हूँ। वैसे 1 घंटा 25 मिनट का बनाया है, पर 5 मिनट में और मान लेती हूँ कि कहीं ना कहीं खराब हो गए। ठीक है, तो 1 आवर 20 मिनट लेफ्ट। अब आप इसमें आराम से अपने इजी क्वेश्चंस पहले तो फाइंड आउट करो। वहां पे आपको पेपर में चैलेंज नहीं लेना है कि भाई ये क्वेश्चन हमसे कैसे अटक गया, इसको तो हम करके रहेंगे, नहीं, ईगो पे नहीं लेना है आपको, केवल इजी क्वेश्चंस पहले तो फाइंड आउट करने हैं, है ना।
इजी क्वेश्चंस फाइंड आउट करके पहले तो उनको सॉल्व कर दो। फिर आपको कोई लग रहा है कि भाई ये थोड़ा सा अटपटा है, ये हमसे नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप उस क्वेश्चन को लास्ट के लिए छोड़ दो। पहले जो आसान है आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन तो इजी वाले होंगे, लास्ट में कुछ 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन बचेंगे जो आपको थोड़े से लग रहे होंगे, और उसके लिए आपके पास अच्छा खासा टाइम बच जाएगा अगर आप इस टाइम को फॉलो करते हो तो। ठीक है। और OMR फिलिंग स्ट्रैटेजी आपको पता ही है कि भाई मैं ऐसा सजेस्ट करती हूँ कि भाई एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद आप OMR भर लीजिए। आपने जूलॉजी बॉटनी अटेम्प्ट करी, बायोलॉजी अटेम्प्ट करी, आप OMR भर लो। फिर आपने केमिस्ट्री अटेम्प्ट करी, वो करने के बाद आप फिर से OMR भर लो, और लास्ट में फिजिक्स करने के बाद फिर OMR भर लो। अगर आप तीनों आप सोचते हो कि पहले हम पूरा पेपर सॉल्व कर लें और 180 के 180 क्वेश्चन हम लास्ट में OMR में फिल करेंगे, तो वहां पे थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि कई बार हम लोग ऊपर नीचे कर देते हैं। क्योंकि सोचो आपने 180 क्वेश्चन किए, 180 क्वेश्चन करने में आपने ऑलमोस्ट 3 घंटे लगा दिए, लास्ट के 10 मिनट बचे हैं और 10 मिनट में आपको OMR भरना है। कितना प्रेशर होगा ना कि आपने जो भी किया इतने टाइम में, ये लास्ट के 10 मिनट डिसाइड करने वाले हैं कि आपके नंबर कितने आएंगे। उस टाइम पे प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और उस ज्यादा एक्सेसिव प्रेशर में हम क्या करते हैं, हम गलत OMR भरना शुरू कर देते हैं। गलती से वो टिक जो है वो 3 पे लगाया था, वो हमें दिख रहा है 4 पे, तो हमने जल्दी जल्दी में 4 पे लगा दिया, या हमने कोई सीक्वेंस की गलती कर दी। तो मेरा ये मानना है कि आप हर सब्जेक्ट को खत्म करने के बाद OMR को फिल कर लो। ठीक है। अवॉइड नेगेटिव मार्किंग अगेन। मैंने आपको बोला कि जब आप क्वेश्चन को छांटोगे कि जो आसान क्वेश्चन है वो आपने पहले कर लिया, मतलब उसके लिए तो आप श्योर हो। और कोई क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि ये आपको नहीं आता है या आप उसके लिए श्योर नहीं हो, तो आप अपनी नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करिए। क्योंकि सोच के देखो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था कि आपके कितने कितने नंबर आने चाहिए, तो 4 क्वेश्चन रॉन्ग की जगह अगर आप 4 क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ दो, तो 4 नंबर तो यहाँ पे और बढ़ गए। अनअटेम्प्टेड छोड़ दो, 4 नंबर और बढ़ गए। 6 क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ दो, 6 और बढ़ गए। कितने हो गए? 6 4 10 और 4 14, 14-15 मार्क्स तो आपके ऐसे ही बढ़ गए। तो इसका मतलब आप गलत नहीं करें, नेगेटिव मार्किंग को टोटली अवॉइड करें। ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर आप अगर उसको छोड़ देंगे तो हमेशा फायदे में ही रहेंगे। ठीक है। और लास्ट एक बात याद रखना कि कभी अगर आपको ऐसा लगे पेपर में बैठ के कि क्वेश्चन पेपर इज टफ, ये हमें नहीं आता है, तो दिमाग में हमेशा ये ध्यान रखना कि अगर टफ है तो सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो सबके लिए टफ है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, मैंने जो टाइम बांटा कि बायोलॉजी 40 मिनट्स में आपको करनी है, मान लो बायोलॉजी थोड़ी टफ आ गई और आपको 40 के बजाय 50 मिनट्स लग गए, तो सोचना कि भाई सबको ही इतना लगा होगा। पेपर टफ सिर्फ आपके लिए थोड़ी है, सबके लिए टफ है ना। तो ये बात हमेशा हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बैठना है कि पेपर अगर मुझे मुश्किल लग रहा है, तो जितने भी पूरे इंडिया में पेपर दे रहे हैं बच्चे, उन सबको टफ लगा होगा। बायो में मुझे टाइम ज्यादा लगा है तो सबको ज्यादा टाइम लगा होगा। कोई बात नहीं, कट ऑफ नीचे चली जाएगी, आराम से करते हैं, जितना करो उतना सही करो। नेगेटिव मार्किंग अगर आप अवॉइड करोगे तो बहुत सारे नंबर आपके ऐसे ही बढ़ जाएंगे, बहुत सारी रैंक तो आपकी वैसे ही ऊपर चल जाएगी। ठीक है। तो अगले 1 महीने में आपको अगेन मैं समराइज कर देती हूँ, नया कुछ नहीं पढ़ना है, पढ़ा हुआ दोबारा पढ़ना है, और उसके अंदर जिस क्वेश्चन को आप अटक रहे हो उस क्वेश्चन को आप मार्क कर लीजिए। मार्क करने के बाद उन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट करिए। ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट पेपर दें, एनालिसिस करें, सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहें, दोस्तों से, अपने क्लासमेट से जो आप और एग्जाम आपके देने वाले हैं आपके साथ, उनसे आप बात ना करो, क्योंकि उनके अपने दुख होंगे, तुम्हारे अपने दुख होंगे, वो दोनों मिलके दुख बढ़ जाएंगे। तो नहीं सुननी है उनकी बातें, एकदम पॉजिटिव रहना है, अपना काम करना है, अपना 2 से 5 के बीच में जरूर टेस्ट देना है। आज से ही लिख लो, आपकी तैयारी पूरी नहीं है तो भी आप 2 से 5 में टेस्ट दे दो। क्या होगा, गलत हो जाएगा ना क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक आप पढ़ लेना, आपका खुद ब खुद पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। और जैसे मैंने आपको सीक्वेंस बताया, इस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करोगे तो कंपैरेटिवली मैक्सिमम बच्चे यही सीक्वेंस फॉलो करते हैं, और इससे उनको जरूर फायदा होता है कि फिजिक्स के लिए जितना ज्यादा टाइम लास्ट में बचेगा उतनी ज्यादा फिजिक्स आपकी अच्छी जाएगी। ठीक है। बायोलॉजी को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, डेली अपना टाइम निकालो, बायोलॉजी की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ो। बायोलॉजी में आपका मैक्सिमम स्कोर आना चाहिए। 360 मार्क्स का पेपर है, कोशिश करो उसमें अगर 360 में से 360 या 350 भी आ जाएं, तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़े से कम भी रह गए तो आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक पहुंच जाओगे। ठीक है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।